हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज हम इस क्लास में बिल्स पेएबल बुक के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्स पेएबल बुक जो है बिल्स रिसीवेबल बुक से कुछ मिलता जुलता ही होता है। बिल्स रिसीवेबल बुक में वो लिखे जाते हैं जहां बिजनेसमैन को जिन जिन लोगों से मनी रिसीव करना होता है, एंड बिल्स पेएबल बुक में हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं बिजनेसमैन को जहां जिन जिन को पेमेंट करना होता है। दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बाकी बहुत सारी चीजें इसके सिमिलर होती है। एंड एंट्रीज हम उसी तरह से जनरल एंट्रीज जो है बिल्स पेएबल बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर ही करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में सारे डिटेल्स दिए होते हैं, उसी के आधार पर जनरल एंट्रीज बिल्स पेएबल बुक में की जाती है। Bills payable book is similar to bills receivable book. When the bill is drawn by the seller to sell who sells goods on credit is accepted by the debitor, it becomes bills payable for him because he has to pay the amount after specific period. These bills payable are recorded in a separate book which is known as bills payable book. एंड ये जो बिल्स पेएबल होता है जहां जहां पेमेंट करना है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द क्रेडिट परचेजेस ओनली। क्रेडिट में जब खरीदते हैं तभी उनको हम और बिजनेसमैन जो है वो पे करता है लेटर ऑन, तो उसी को हम बिल्स पेएबल बुक में एंटर करते हैं। एंड इसीलिए इसे हम जैसे ही हम बिल्स क्रेडिट में परचेज करने के लिए बिल बना दिया जाता है तो वो इमीडिएटली बिल्स पेएबल हो जाता है। एंड इसी के आधार पर और बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर ही जर्नल एंट्रीज कर दिए जाते हैं। Entries in the bills payable book are recorded on the basis of bills of exchange which are to be paid. Bills of exchange जिसके आधार पर पेमेंट करना है उसी के आधार पर जनरल एंट्रीज जो है उसमें कर दी जाती है। लेकिन लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। लेजर पेएबल फ्रॉम बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल से हम लोग को लेजर बुक में भी उसको ट्रांसफर करना होता है, तो वहां जब पर्सनल अकाउंट होता है उसमें हम कुछ इस तरह से करेंगे। पोस्टिंग इन द लेजर इज मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स बाय राइटिंग द वर्ड्स टू बिल्स पेएबल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है में जिस पर्सन का है उस पर्सन के पर्सनल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वहां लिखा जाता है डेबिट साइड में टू बिल्स पेएबल अकाउंट करके। एंड बिल्स पेएबल अकाउंट में बिल्स पेएबल बुक में से बुक के जो मंथली टोटल है उसको टोटल कर दिया जाता है। एंड उसके एवरी मंथ एंड में जितने भी पेमेंट्स करने हैं, जितने एंट्रीज ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको टोटल किया जाता है। उसके बाद में उसे क्रेडिट साइड में बिल्स पेएबल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बिल्स पेएबल में लिखा जाता है बाय सन्ड्रीज एज पर द बिल्स पेएबल बुक। बाय सन्ड्रीज करके लिखा जाएगा। वहां पे हम लोग टू सन्ड्रीज लिखते थे, यहाँ पे बिल्स पेएबल बुक में बाय सन्ड्रीज एज पर द बिल्स पेएबल बुक करके जनरल लेजर पोस्टिंग की जाती है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, बहुत हद तक मिलता जुलता हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक से ही होता है। यहाँ पे भी जैसे बिल का नंबर है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, किस दिन एक्सेप्ट किया गया है, एंड उसके बाद में किसे देना है, उसके बाद में ड्रॉअर का नाम है, फिर पेई का नाम है, व्हेन पेएबल कब पे करना है, देन ट्रांसफर कब होना है, एंड उसके बाद में ड्यू डेट कब है, लेजर फाइल में कहाँ पे है, अमाउंट कितना है, पेमेंट डेट क्या है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ हमारा बिल्स पेएबल बुक भी हम जान गए हैं कैसे एंट्री करनी है। Now we are having another book which is known as journal proper. The subdivision of journal into various subsidiary books also include a book called journal. The following types of transactions are recorded in journal proper. The following types of transactions in the journal proper. जर्नल प्रॉपर में क्या किया जाता है, अभी तक हमने जितने बुक्स पढ़े थे उनमें कुछ किस तरह की एंट्रीज होनी है ये हम जान चुके हैं। उनके बाद में भी बहुत सारे एंट्रीज ऐसी होती है जो उसमें नहीं की जा सकती, तो उन सबको एक अलग और जर्नल बुक बनाया जाता है जिसमें उन सारे एंट्रीज को किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है जो कि अभी तक हम जितने बुक्स पढ़े थे उनमें कहीं एंटर नहीं किए गए हैं। एंड इसमें एंटर करने वाले ट्रांजैक्शन किस तरह से होते हैं ये अभी हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला होता है ओपनिंग एंट्री, देन क्लोजिंग एंट्री, देन ट्रांसफर एंट्रीज, देन रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज विच हैव नो प्लेस इन सब्सिडरी बुक्स। बहुत यहाँ पे हम ओपनिंग एंट्री लिखते हैं, देन क्लोजिंग एंट्रीज भी लिखते हैं, कुछ ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर एंट्रीज कैसे करना है वो करते हैं।
कभी कभी कुछ कुछ जगहों में गलतियां होती हैं, तो उन सब के लिए एक कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, जो गलती हुई थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी एक एंट्री की जाती है, तो वो भी हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। देन कई जगहों में कुछ रीजंस की वजह से वी हैव टू डू सम एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं अमाउंट को सेट कर सही करने के लिए, तो एडजस्टिंग एंट्रीज भी वहीं पे की जाती है। देन स्पेशल एंट्रीज होती है जिनको किसी भी सब्सिडरी बुक में एंट्री नहीं हो पाती है, तब उनको हम जर्नल प्रॉपर में एंटर करते हैं। जैसे कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स है, एसेट्स खरीद रहे हैं लेकिन उसे क्रेडिट में खरीदेंगे, तो वो एसेट्स तो हम उसमें परचेज बुक में नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज वी नो कि वहां पे क्रेडिट परचेजेस ओनली जिसके लिए बिजनेस हो रहा है वही कर सकते हैं, एसेट को एंट्री वहां नहीं कर होती है। तो ये जो क्रेडिट परचेज की जो एंट्रीज होती है एसेट्स की, वो हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। उसी तरह क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जब क्रेडिट सेल होता है तो भी वो एंट्रीज हमें जर्नल प्रॉपर में ही करनी है। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो वहां कहीं नहीं जा पाता है किसी में भी, तो उसे भी हम जर्नल प्रॉपर में ही करते हैं। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए भी बिजनेसमैन गुड्स लेता है, तो वो सारी एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर में होती है। गुड्स गिवन बाय वे ऑफ चैरिटी, चैरिटी में बहुत बार गुड्स दिए जाते हैं, कभी कभी चोरी हो जाता है गुड्स का, तो इस तरह की जो चीजें होती है, ये सारी चीजें एंट्रीज जो है ये जर्नल प्रॉपर में की जाती है। ये सारे एंट्रीज किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आती है, इसीलिए इन्हें जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। सबसे पहले अभी हम देखते हैं ओपनिंग एंट्री। द एंट्री इज पास्ड इन द जर्नल प्रॉपर टू ब्रिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, liabilities and capital appearing in the balance sheet of previous accounting period to the books of accounting period. The entry is passed as follows. यहाँ क्या किया जाता है, एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में वो जितने भी क्लोजिंग अकाउंट के क्लोजिंग अमाउंट्स थे, जैसे हमारा अलग अलग तरह के कैपिटल एसेट्स के हैं, लाइबिलिटीज के हैं, कैपिटल दिखाया जा रहा है, बैलेंस शीट में पिछले साल का या पिछले पीरियड का जितना भी अकाउंटिंग एंट्रीज थे उन सबको फॉरवर्ड लाना पड़ता है। तो वो फॉरवर्ड लाने के लिए नए साल की शुरुआत के लिए वो पिछले साल का जितना भी होता है या लास्ट पीरियड का जो भी डिटेल्स है उसे आगे लाने के लिए ओपनिंग एंट्रीज की जाती है। तो ये ओपनिंग एंट्रीज सारे जर्नल प्रॉपर में होते हैं, जो कुछ इस तरह से होते हैं, जो इसको हम अभी देखते हैं कि वो किस किस तरह के एंट्रीज हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सन्ड्री एसेट्स, जिसका नाम होगा, एसेट्स में जो नाम है वो नाम लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट। जो भी फिगर्स है यहाँ पे वो नाम लिखा गया, सन्ड्री लाइबिलिटीज किसके किसके हैं वो हम लिखेंगे, एंड टू कैपिटल अकाउंट जो नाम बैलेंस शीट में जो फिगर है वो फिगर यहाँ पे लिखा जाता है। बीइंग लास्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यहाँ पे इसका नरेशन क्या लिखते हैं, लास्ट ईयर्स बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस शीट में जो था सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, जो भी नाम होगा वो उसमें अकाउंट में जो नाम था वो नाम वहां लिखा जाता है। इसके बाद में टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है जर्नल प्रॉपर में। इसके बाद में पूरे ट्रांजैक्शंस के बाद में लास्ट में भी क्लोजिंग एंट्रीज भी हमें डालनी होती है। तो क्लोजिंग एंट्रीज हमें बहुत सारे डालने होते हैं, जो हम कुछ इस तरह से देख रहे हैं। एंट्रीज विच आर पास्ड टू क्लोज अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। ईयर के एंड में एंट्रीज डाली जाती है ताकि अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए, तो उसे हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। तो वो एंट्रीज जो है वो सारे हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा पूरा साल में जितना भी ट्रेड हुआ है उस ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जो भी बिजनेस हुआ है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि सारा का सारा गुड्स तो सेल नहीं हो जाएगा, कुछ गुड्स स्टॉक में बचा रहेगा, वो स्टॉक अकाउंट होगा। एंड कुछ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में भी हमारे कुछ अमाउंट्स रह जाएंगे। एंड टू डायरेक्ट परचेज अकाउंट, एक परचेज अकाउंट होता है जहां हमारे कुछ कुछ परचेजेस हुए हैं लेकिन अभी बाकी है, उस तरह के उसमें जो अमाउंट बचा हुआ है वो लिखेंगे, परचेज अकाउंट से हम लेके आएंगे। एंड टू डायरेक्ट परचेज अकाउंट, ये सारे तीनों ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे स्टॉक में जो जितना गुड्स है, जितना परचेज किया गया है एंड कितना परचेजेस आ रहे हैं, ये सारे हम लिख के रखते हैं इस एंट्री में, जर्नल प्रॉपर में इस तरह से एंटर करते हैं। बीइंग अबव मेंशन्ड बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जितने भी हमारे अलग अलग अकाउंट्स में जो नंबर्स थे, फिगर्स थे, उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्री होता है। इसके बाद में दूसरा एंट्री होगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
इसी तरह से बीइंग अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जितना सेल्स हुआ था उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, इसीलिए सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा दूसरा एंट्री होगा। देन तीसरा एंट्री होगा क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ कुछ बचा हुआ था, सो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरी ट्रेडिंग अकाउंट को करने के बाद में हमें जो अमाउंट बच जाता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। So that's why the entry is trading account debited to profit and loss account, being gross profit transferred to profit and loss account. जब हम सेल्स भी देख लिए, परचेजेस भी देख लिए हैं, स्टॉक में कितना है, तो एट द एंड वी विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। जो अमाउंट बचता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो भी जितने भी लॉसेस हुए हैं या जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको भी हम ट्रांसफर करेंगे। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस टू बी रिटन ऑफ, जो लॉसेस वापस नहीं आ सकते हैं, उनको जो लॉसेस हो गए हैं उनको राइट ऑफ करना पड़ता है कि ये हमारे लॉसेस हो चुके हैं, तो उस राइटिंग ऑफ के लिए यहाँ पे हम अकाउंट जो बनाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो भी खर्चे हुए हैं या जो लॉस हुआ है उसके साथ में हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देन ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फिर हमारे इनकम्स भी तो होते हैं, जब गेन हो रहा है तो वहां पे ऑल इनकम और गेन्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम बीइंग ट्रांसफर ऑफ ऑल इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम और गेन को हम ट्रांसफर करते हैं। कैसे, ऑल इनकम और गेन्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है वो हम नेट प्रॉफिट जो होता है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना नेट प्रॉफिट है। एंड कैपिटल अकाउंट का क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, जब हमारा लॉस हो जाता है। ये सारे एंट्रीज हमें जर्नल प्रॉपर में ही करने होते हैं। जब अगर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर उसी का रिवर्स होगा जब लॉस हो जाता है, तो लॉस हो गया है तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, ये सारे इसके नरेशन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उस एंट्री को क्यों और कैसे किया गया है ये समझ में आ सके। एंड नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर एज ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, जो पहले ग्रॉस लॉस निकाला जाता है उसके बाद में ही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा जब ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि वहां हमने किया था जब ग्रॉस प्रॉफिट था तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हमने पहले किया था, जो एंट्री हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद में अब कुछ हम ट्रांसफर एंट्रीज देखते हैं। ये तो थे हमारे एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में। जनरल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्रीज कैसे करनी है, जनरल प्रॉपर में क्लोजिंग एंट्रीज कैसे करनी है, ये हमने किया था। अब देखना है कि ट्रांसफर एंट्रीज क्या है। Transfer entries are passed for transferring of amount from one account to another, such as transferring the balance of purchases return account to purchase account and sales return account to sales account, so that net purchase or net sales may be ascertained. ट्रांसफर एंट्रीज वो है जैसे परचेजेस, हम कुछ अमाउंट परचेज करते हैं, उनमें से कुछ रिटर्न किया जाता है, या कुछ जो सेल होता है उनमें से कुछ अमाउंट ही रिटर्न होता है, तो इन सबको ट्रांसफर करना पड़ता है जर्नल प्रॉपर के थ्रू, ताकि नेट परचेजेस कितने हुए हैं या नेट सेल्स कितने हुए हैं इसका पता लगाया जा सके। तो इन सब इस तरह की जो एंट्रीज होती है उसे हम ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। पहले तो हम ये जान ले कि कौन कौन से एंट्रीज क्या है, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह के एंट्रीज जो बैलेंस, हमें नेट बैलेंस पता करने के लिए हमें करने होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट करना है एंड सेल्स रिटर्न पे करना है, उन्हें हम ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। इसके बाद में एक और नेक्स्ट हमारा है रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या है ये हम देखते हैं। In spite of careful observation, different types of errors are omitted while recording transactions.
in the accounting books, which include errors of omission related to accounting principles and other errors. It is essential to rectify the errors after finding them. For this, rectifying entries are passed. बहुत ध्यान से हर बुक में अलग अलग तरह के एंट्रीज करने के बाद में भी बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं, काफी ध्यान देके किया जाता है। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसी के अकॉर्डिंगली बहुत कुछ नहीं हो पाता है। कई बार कुछ एंट्रीज छूट जाती है या कुछ एंट्रीज गलत हो जाती है, तो उन सबको ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज का करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जर्नल प्रॉपर में जो जहां जो गलती हुई है उसके रेक्टिफाइंग एंट्रीज को यहाँ किया जाता है, ताकि जो गलती हुई है वो ठीक हो सके और अकाउंटिंग जो हमारा है वो एकदम सही हो सके। तो इस तरह से जो गलत एंट्रीज को वापस ठीक किया जाता है, दोज आर नोन एज रेक्टिफाइंग एंट्रीज। देन इसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज। फॉर नोइंग द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसर्न, a businessman prepares final accounts at the end of the financial year. At the time of preparation of final accounts, entries are needed or recorded certain unrecorded items. Entries for these are called adjustment entries. Some important adjustment entries are as follows. फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, वो फायदे में है या नुकसान में है, इसे जानने के लिए बिजनेसमैन जब फाइनल अकाउंट्स बनाता है, लास्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के टाइम पे जो अकाउंट्स बनाता है, तब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एंट्रीज डालने के बाद ही बहुत सारे अनरिकॉर्डेड आइटम्स रह जाते हैं। तो उन सब की एंट्रीज करनी होती है, जिसके और या उन सब के लिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। तो इस तरह के सब एंट्रीज को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। एंड इस तरह की जो एंट्रीज है उसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बैड डेट्स। Some entries are debited, sometimes a debit is not recovered who has become insolvent. In such condition, the amount of debit is called bad debts. कभी कभी क्या होता है, जैसे परचेजेस या सेल्स जो हुए हैं कुछ उधार में हुए हैं, तो वो जो बिजनेसमैन जिससे हमें वापस पैसे मिलने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड उसके पास से हमें पैसे अब नहीं मिलेंगे करके ये लास्ट में पता चल रहा है। तो जब बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि वहां से अमाउंट वापस नहीं आएगा, देन ही हैज टू मेक सम एंट्रीज। उस तरह के अमाउंट्स को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो उसके लिए उसे एंट्री करनी होती है ताकि वो अमाउंट जो है उसको राइट ऑफ किया जा सके, क्योंकि वहां तो फाइनेंशियल बुक में तो एंट्री है कि वी आर गोइंग टू रिसीव सम मनी फ्रॉम दिस पर्सन, एंड लास्ट में पता चल रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट ड्यू टू इंसॉल्वेंट। तो उस कंडीशन में हमें जर्नल प्रॉपर में एक एंट्री करनी होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू करके उसका जिसका नाम होगा वो हम वहां लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ बैड डेब्ट्स अकाउंट लिखा है। बिग अमाउंट रिटर्न ऑफ एडजस्टमेंट बाय बैड डेब्ट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेबिटर्स के इंसॉल्वेंसी की वजह से यहाँ पे अमाउंट जो है राइट ऑफ कर दिया गया है, इसके लिए ये एंट्री की जा रही है। देन दूसरी आती है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर। For calculating net profit and loss, depreciation should be charged at a proper percentage on the value of fixed assets. यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है कि ये जो एसेट है वो एसेट के लिए एक लॉस ही है, क्योंकि डे बाय डे मशीन को इस्तेमाल करने की वजह से वो खत्म होता जा रहा है। तो एंड उस एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी होता है एक सर्टेन परसेंटेज में एंड प्रॉपर तरीके से, ताकि फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली पता चल सके। तो इसीलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो भी मशीनरी है उस एसेट्स का नाम लिखा जाता है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसका नरेशन होगा, क्योंकि ये हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। For ascertaining net profit or loss of a business, it is important that interest on capital should be allowed. It is not paid in cash. Adjustment entry for interest on capital is recorded on the journal proper. यहाँ पे क्या है कि कैपिटल जो बिजनेसमैन ने जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसे कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है। नेट प्रॉफिट जानने के लिए ये हमेशा उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि ये इंटरेस्ट अधिकतर बिजनेसमैन को पे नहीं किया जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट जानने के लिए ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाने की वजह से एग्जैक्ट कैपिटल क्या है ये पता चलता है।
तो इसीलिए इसके लिए यहाँ पे एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट करके, ताकि बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट आया था कैपिटल था उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट आया है कुछ परसेंटेज रखा जाता है, वो जो बिजनेसमैन के और बिजनेस के ऊपर में डिपेंड करता है कि कैसे किया गया। लेकिन जर्नल प्रॉपर में एक एंट्री जरूर बनानी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट करके, ताकि यहाँ पे हम नरेशन इसका देंगे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। ये अमाउंट बिजनेसमैन को पे नहीं किया जाता है, लेकिन एंट्री जरूरी है सो दैट एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट शुड बी नोन। Then interest on drawings. If interest is allowed on capital investment by the businessman, it is also charged on drawings made by him. It is also not paid in cash, but adjustment entry is made. इसी तरह से बिजनेसमैन बीच बीच में अपने कैपिटल से पर्सनल खर्चे के लिए अमाउंट निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन जब उस कैपिटल से कुछ पैसे निकालता है ड्राइंग्स के नाम पर, तो उसमें उसका इंटरेस्ट चार्ज करना भी बनता है। तो यहाँ पे भी बिजनेसमैन जो है बिजनेस को इंटरेस्ट पे नहीं करता है ड्राइंग्स के लिए, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई जाती है। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उसके लिए ये एंट्री की जाती है ड्राइंग्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि दिस इज अ इनकम फॉर द बिजनेस। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जा रहा है तो कुछ कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह जाते हैं जो पेमेंट उस डेट पे नहीं हो पाते, तो उस तरह के लिए उन सब के लिए एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी होती है जो जर्नल प्रॉपर में बनाया जाता है, एंड दैट एंट्री इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री। An adjustment entry for outstanding expenses is also passed in the journal proper. Often we pay rent, salary, etc. on the next month in a business. These expenses become outstanding when the accounts are closed at the end of the financial year in the month of March. Its entry is as follows. मार्च 31 को या मार्च लास्ट में जब बना रहे हैं, जनरली क्या है कि रेंट है, सैलरीज है, ये हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। तो मार्च में जब बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, तो अप्रैल में जो पेमेंट्स होने हैं वो सारे ड्यू है। तो ऑल दीज आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उसके लिए एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग। जब तक वो ट्रांसफर होगा तब तक वो आउटस्टैंडिंग होता है, इसीलिए दैट इज ये एंट्री पास की जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देन इसी तरह से कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिजनेस, द एक्सपेंसेस आर समटाइम्स इनकर्ड बिफोर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन एक्सेट्रा। इसी तरह से बिजनेस में कभी कभी वो काम होने के पहले ही, प्रॉफिट आने के पहले ही खर्चे हो जाते हैं, तो इस तरह के खर्चों को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हम पहले ही पे कर दिए हैं, फिर कमीशन है, कमीशन हम पहले दे चुके हैं, लेकिन उसका काम का जो फायदा है वो बाद में होगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसकी एंट्री जब करेंगे तो ये भी एंट्री एक हमें करनी होती है, दैट विल बी प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस प्रीपेड। यहाँ पे इसका नरेशन ऐसा लिखा जाता है। देन द नेक्स्ट इज इसी तरह से कुछ मिसलेनियस एंट्रीज भी होती है। Such accounts which cannot be entered into any kind of associated ledgers. Entries for such accounts are made in daily book following are as per examples. रोज कुछ ना कुछ होती है, बहुत सारे एंट्रीज ऐसी होती है जो किसी भी हमारे जितने भी सब्सिडरी बुक्स बन रहे हैं वो कहीं पे भी उनको जगह नहीं मिलती है, तो वो सारे एंट्रीज जो है हम यहाँ जर्नल प्रॉपर में करते हैं। Assets purchased on credit, such transactions are recorded in special daily books. जैसे एसेट्स खरीदा गया है क्रेडिट पे, तो एसेट्स अकाउंट, जो एसेट खरीदा गया है उसका नाम डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट, जो सप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे ये एसेट हमने क्रेडिट में खरीदा है इसलिए सप्लायर का नाम लिखा जाएगा। देन goods taken away by proprietor for personal use, under such condition entry as under is made. जब पर्सनल यूज के लिए कभी कभी वो गुड्स भी ले जाएगा बिजनेसमैन जो है, देन दैट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब लेता है तब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट।
Then entries related to dishonor of bills is made in the daily book as given below in the books of the drawer. Drawing name debited to bills receivable book. जो डिजॉनर हो जाते हैं, जिस दिन बिल देना था, मान लीजिए उनको बोला गया है कि एक डेट दिया गया, उस डेट में गए तो उस डेट में नहीं मिला, देन उस डेट की एंट्री ये होगी, ड्रॉइस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड। यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया इसके लिए। देन ड्रॉई के अकाउंट में, वो तो ड्रॉयर के अकाउंट में था, अब ड्रॉई के अकाउंट में क्या होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। इसके दो एंट्रीज होते हैं, एक एंट्री वहां ड्रॉयर के अकाउंट में होगा, बिल्स पेएबल में होगा, और दूसरा एंट्री ड्रॉई के अकाउंट में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज चैरिटी और एज फ्री सैंपल्स। कई बार फ्री सैंपल्स हमें मार्केट में बहुत मिलते हैं, उसी तरह से फ्री में कुछ गुड्स भी मिलते हैं। तो इन तरह के जो सैंपल्स हैं या गुड्स जो फ्री में बांटे गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसके लिए, बिजनेसमैन ने तो उसका मैन्युफैक्चरिंग किया था, तो उसमें एक्सपेंसेस उसके हुए थे, तो उसको करने के लिए भी एंट्री डालनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी जगह एंटर नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसे जर्नल प्रॉपर में एंटर करना पड़ता है। चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और फ्री सैंपल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। ये सारा चीज भी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही हम किए हैं, चैरिटी भी आप कर सकते हो, या कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है फ्री सैंपल, तो वहां पे भी इसी तरह से एंट्री करनी होती है। एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फिर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर अकाउंट लॉस ऑफ फायर। कभी कभी चोरी हो गया या आग लग गया, तो काफी सारे गुड्स जो है बेकार हो जाते हैं, तो वहां पे लॉस बाय फायर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसी तरह जब चोरी हो जाती है, लॉस बाय थेफ्ट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ये सारे एंट्रीज बहुत जरूरी होते हैं। फॉर्मेट ऑफ द स्पेशल ड्यूटी book described above is same as daily book and its entries are made in ledger as entries in the daily book are made। इसका जो फॉर्मेट होता है, स्पेशल जर्नल बुक का जो फॉर्मेट होता है, वो डेली बुक का जैसा फॉर्मेट है, इसका भी फॉर्मेट वैसा ही होता है। एंड जिस तरह से डेली बुक में एंट्रीज होती है, उसी के आधार पर लेजर एंट्रीज भी कर दी जाती है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या है। रेडी डिफरेंसेस। फर्स्ट पहला फायदा है रेडी रेफरेंस। इन केस द सब्सिडरी बुक्स आर मेड, द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन टाइप कैन बी मेड इन वन बुक, that is cash book, sales book, purchase book, etc. And from these separately maintained books related information can be easily obtained। चूंकि यहाँ पे पहला होता है कि इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं या पर्टिकुलर टाइप के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब एक ही बुक में किए जाते हैं। जैसे जितने कैश ट्रांजैक्शंस है वो कैश बुक में होंगे, जितने सेल्स ट्रांजैक्शंस है वो सेल्स बुक में होंगे, जितने परचेजेस ट्रांजैक्शंस है, परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, वो सारे परचेज बुक में होते हैं। तो इससे क्या है कि सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में एक दिन में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सबको अलग अलग जगहों में रिकॉर्ड किया गया है। तो एक पर्टिकुलर इवेंट काम से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है, तो उस बुक को देखने से आराम से पता चल जाता है। तो रेफरेंस करने में रेडी रेफरेंस बहुत आराम से, हमें रेफरेंसेस के लिए ये बहुत इजी होता है। देन डिवीजन ऑफ वर्क ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी। इन केस सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड, वर्क among staff can be made on the basis of capability and interest of person। इसके बाद में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के बुक्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको, या जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको वो बुक कर दे दिया जाता है जिसमें वो एंट्रीज कर सके, एंड इट बिकम्स, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होती है, एंड वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है स्टाफ के बीच में। Then easy posting. In the subsidiary books, entries are made separately for different types of accounts. Therefore, on one hand, this makes it easy uh, of making entries and eliminating the need for writing the second part। यहाँ पे क्या है कि एक बुक में एक ही तरह की एंट्रीज हो रही है, तो ये बहुत आसान होता है। बाकी जितने एंट्रीज है उनको वो एंटर नहीं करते हैं, जो एंट्री करने वाले जो वहां पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरह के, जिसको जो काम दिया गया वो उन्हीं के एंट्रीज को करेगा। कोई दूसरी एंट्रीज अगर कुछ दूसरे होते हैं तो वो उनको पास ऑन कर देगा, उसको वो नहीं डालेगा। देन चेकिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज इजी।
Since similar type of transactions are recorded in books, it facilitates checking of related accounts. Example, to check sales, purchases details, check details of balances, etc. इस तरह से क्या है कि चेकिंग बिजनेसमैन को चेक करने में भी बहुत आसानी होती है। परचेजेस क्या क्या हो रहे हैं, अगर उसे परचेज का डिटेल्स चाहिए तो ही विल गो ओनली फॉर द परचेज बुक, अगर सेल्स का डिटेल चाहिए ही विल गो ओनली फॉर द सेल्स बुक। तो एक दिस इज चेक करने में भी बिजनेसमैन को बहुत आसानी होती है। Then responsibility of work. When accounting work is divided among several employees, it develops a feeling of responsibility in them. Since entries from one ledger are paid in ledger books or of other employees, a comparative evaluation of working of different employees can be made. इसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वर्किंग के लिए जितने भी वर्कर्स हैं, जहाँ काम करने वाले स्टाफ है, उनके अंदर सबको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो उनमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें सारे काम जो है बहुत सही तरीके से करने हैं। एंड सबके लेजर पोस्टिंग्स भी होने होते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिल करके बहुत अपने आप में भी उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड मिल के काम करने में भी वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जो एम्प्लॉयज है या जो स्टाफ है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो बढ़ जाती है। Then elasticity. Normally, one cash book is maintained for recording cash transactions, but with the expansion of business, subsidiary books can be maintained. इसके बाद में यहाँ ऑप्शन होता है कि वो किस किस तरह के बुक्स को बढ़ा सकता है। जैसे पहले तो जब बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस छोटा है तो वो सिर्फ कैश बुक से मैनेज कर सकता है, और जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा वो बुक्स को एड ऑन, सब्सिडरी बुक्स को एड ऑन करता जाएगा। इस तरह से उसमें बिजनेस पे अकाउंटिंग में अलग अलग तरह के एड ऑन करने के लिए एक मौका रहता है उसके पास में चेंजेस करने के लिए। सो दैट इज देयर इज एन elasticity of the business. Then the use of subsidiary books can be started at any time, and this provides the advantages of elasticity. और ये जो चेंज है वो कभी भी वो कर सकता है। सब्सिडरी बुक्स ऐड ऑन करने के लिए उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा उसी के आधार पर वो धीरे धीरे एक एक करके अपने सब्सिडरी बुक्स को ऐड ऑन करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज, क्योंकि इसमें कभी भी एक टाइम बॉन्डिंग नहीं है। Then helpful in internal control. By maintaining subsidiary books, the work is divided several employees. Work is divided between several employees. To complete this accounting process, several employees have together. This eliminates chances of fraud and helps in maintaining internal control. और आपसी तौर में भी सारे सब्सिडरी बुक्स की वजह से जो काम है बहुत सारे एम्प्लॉयज को दिया गया है, एंड उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ बैठ करके काम करना होता है। इसकी वजह से कोई अगर एक आध एम्प्लॉय अगर फ्रॉड करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बाद में ये जब सब साथ में मिलकर अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो ये पता चलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए फ्रॉड के चांसेस जो है इंटरनली अंदर में जो एम्प्लॉयज के बीच में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा रहे, कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार होती है सब्सिडरी बुक्स। Then less entries in ledger. When entries in subsidiary books are maintained, the entries are in ledger are recorded as entries of one type are recorded in a joint form. एंड लेजर में क्या होता है कि सारे सब्सिडरी बुक्स में जब सब्सिडरी बुक्स में जनरल एंट्रीज की जा रही है तो लेजर में क्या है कि उन एक तरह के ट्रांजैक्शंस को मिला करके एक ही जॉइंटली एक एंट्री कर दी जाती है। तो लेजर में क्या होता है कि एंट्रीज कम हो जाती है। जिस तरह से हम लोग रोज परचेजेस का कर रहे हैं तो परचेजेस पूरे परचेजेस होने और परचेज बुक मेंटेन किया जा रहा है, तो सारे परचेजेस होने के बाद में मंथ एंड में 2 सन्ड्रीज या 5 सन्ड्रीज करके एक ही एंट्री कर सन्ड्री अकाउंट करके एक एंट्री खाली की जाती है। तो इससे क्या है कि लेजर में एंट्रीज कम रहती है। Then full information at one place. Since one type of accounting is maintained in sundries in subsidiary books, complete details of any account can be found at one place. चूंकि सारे इंफॉर्मेशन एक तरह के जितने इंफॉर्मेशन है सब एक ही जगह लिखे जाते हैं, तो इसीलिए एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन एक जगह मिलते हैं तो एक ही जगह से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है और समझने में भी आसानी रहती है। Since one type of account is maintained in subsidiary books, complete details of any account can be found at one place and becomes easy to understand. And इसकी वजह से समझने में भी आसानी होती है। Then easy handling. Because of subsidiary books,
Instead of only one daily book, several books of different specialities are made, which makes handling easy and not becomes bulky and heavy. क्योंकि यहाँ पे ये हैंडल करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हर बुक के सब्सिडरी बुक्स है, तो बहुत सारे बुक्स बनाए जाते हैं डेली के एंट्रीज करने के लिए। तो डेली के एंट्रीज एक ही जगह में अगर होते हैं तो वो बहुत बल्कि और हेवी हो जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों में होने की वजह से वो हैंडल करने में भी आसानी होती है एंड पहचानने में भी इजी हो जाता है, बहुत हेवी नहीं होके बहुत आसान होता है, जो कि पूरे बिजनेसमैन के लिए भी बहुत मददगार होती है। तो दिस आर द डिटेल्स अबाउट द सब्सिडरी बुक्स। आज हमारा चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू गर्ल्स। इस वीडियोस को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, देन यू विल नो हाउ टू डू द ट्रांजैक्शंस। थैंक यू एवरीवन।